मेरे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैंने एक वीडियो पंचायत बजट पर जो पिछले कुछ दिनों में बनाया था, उसमें मुझे बहुत सारी ईमेल्स और कमेंट्स आ रहे थे कि थोड़ा एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करें कि जो एग्ज़ाम्पल मतलब कि कार्रवाई में कैसे लिखना है, उससे समझ नहीं आया आपको। तो वैसे तो अगर आप थोड़ा ध्यान से सुनते पिछले वीडियो को, तो आपको समझ आ जाता कि कैसे ये कार्रवाई में लिखना है। फिर भी मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से एक्सेल की फ़ाइल से मैं आपको बता दूँ कि ये कार्रवाई रजिस्टर में आपने ये बजट कैसे लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम नॉर्मली प्रस्ताव संख्या लिखते हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखी है मैंने। जैसी भी आपकी प्रस्ताव संख्या रहेगी और जिस भी वित्त वर्ष के लिए आप बना रहे होंगे, वो आप शीर्ष देख लें, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, फिर कंटेंट बीच का जो आप लिखते हैं कि आज की बैठक में बजट समिति द्वारा ग्राम सभा के समक्ष इस वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे सभा ने सर्वसम्मति से या बहुमत से जैसे भी पारित किया है, उस वो लिखेंगे। या जैसे भी आपका कंटेंट यहाँ रहेगा, वो आपके अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, आपकी पंचायत के अकॉर्डिंग। फिर मैंने जैसे पिछली वीडियो में बताया था ना आपको, गाइडलाइंस बताते हुए कि जो पंचायत बजट बनाती है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाती है। ठीक है, पार्ट 1 सबसे पहले बनाती है, तो पार्ट 1 मतलब अकाउंट ए। ठीक है, तो जब आप पार्ट 1 बनाएंगे तो आप यही फॉर्मेट बनाएंगे: बजट कोड, बजट शीर्ष, पूर्व वर्ष का प्राक्कलित बजट, पूर्व वर्ष का पुनरीक्षित प्राक्कलन और पूर्व वर्ष की वास्तविक आय, वर्तमान वर्ष का प्राक्कलन बजट और टिप्पणियाँ। ठीक है, ये आपके हेड बनेंगे और फिर इस तरीके से आप कोडिंग लिखोगे और ये आपके शीर्ष रहेंगे आय के, इस तरह से, और ये शीर्ष रहेंगे व्यय के। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने मिक्स बनाया है, मिक्स लिखी है कोडिंग मैंने। ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल के तौर पे लिखी है, क्योंकि अगर मैं इसको नीचे कॉपी पेस्ट करके और बना देती पार्ट 2 का, तो थोड़ा वीडियो भी बड़ा हो जाता है। आसान है, पहले आप लिखो आय, फिर लिखो पार्ट 1, फिर लिखो अकाउंट है, और सेम टू सेम ये आपने इस तरीके से बजट शीर्ष और आगे के जो जितने भी यहाँ पे ये दिए हुए हैं ना, ये सारे हेड आपने सेम लिखने हैं, और बजट शीर्ष भी आपने एज इट इज़ उतारने हैं नीचे को ये। ठीक है, ये कहाँ दिए हुए हैं? फाइनेंशियल रूल में, वहीं से लिखे हैं सेम टू सेम मैंने। तो अगर आपने वीडियो ढंग से सुना होता ना, तो आप ये समझ पाते कि वही तो लिखा है मैंने। फ़र्क जो आता है ना, जब आप पार्ट 1 लिखोगे ना, तो यहाँ दोनों कोड नहीं आएंगे, उसी से रिलेटेड आएगा। अगर आप पार्ट 1 लिख रहे हैं तो पार्ट 1 वाला कोड, पार्ट 1 वाला कोड कौन सा है इसमें से? 13101। तो जब आप पार्ट 1 का बना रहे हैं तो ये वाला कोड लिखोगे, जब पार्ट 2 बना रहे हो तो 13202 लिखोगे, 01 लिखोगे। ठीक है, सिर्फ तीसरा डिजिट बदल रहा है, एक की जगह यहाँ 2 हो गया। 2 मतलब कि ये जो मेरा बजट शीट है, वो मैं यहाँ पे इस बजट कोड को उसके अकॉर्डिंग लिख रही हूँ कि ये खाता ख से होना है, आय या व्यय जो भी है ये खाता ख से होना है, तो 2 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों शीर्ष इकट्ठे लिखे हैं। ठीक है, अदरवाइज जब आप बनाओगे तो आप इस तरीके से लिखोगे, पहले पार्ट 1 अकाउंट है और उसी के कोड आएंगे यहाँ सारे नीचे, उसी के कोड आएंगे। शीर्ष तो दोनों में एक जैसे रहेंगे। ठीक है, शीर्ष दोनों में एक जैसे रहेंगे, बदलेगा जो है वो बदलेगा बजट का कोड, वो भी बदलेगा सिर्फ तीसरे वाला डिजिट। ठीक है, अब आप यहाँ थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करो। बजट कोड, बजट शीर्ष, पूर्व वर्ष का प्राक्कलित बजट। प्राक्कलित बजट में मतलब एस्टिमेटेड बजट। पूर्व वर्ष मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये 25-26 का बनाया, तो यहाँ पे पूर्व वर्ष का क्या आएगा? जो आपकी पूर्व वर्ष में जो किसी आप रहे होंगे, आपके पुराने कोई आपसे पहले सचिव रहे होंगे, उन्होंने 24-25 में बजट बनाया होगा, उसका जो ये वाला हेड से है ना, वर्तमान वर्ष का, वो वाला कॉपी करना आपने यहाँ को। ठीक है, तो जब आप ये पूर्व वर्ष का प्राकृतिक बजट मतलब पुराने जो 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में जो पुरानी कार्रवाई में आपकी पिछली कार्रवाई में आपका यहाँ पे जब आप निधि का लिख रहे हैं, अकाउंट ए का लिख रहे हैं, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, अकाउंट बी का लिख रहा है तो उसका ओपनिंग बैलेंस कितना था, वो इस वाले इसमें आएगा। कॉपी पेस्ट करना है पिछली कार्रवाई से। ठीक है, पुनरीक्षित मतलब रिवाइज्ड बजट में आपको पेमेंट्स वाली साइड समझाऊंगी, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये वास्तविक आय यहाँ पे इस केस में आपने ओपनिंग बैलेंस के केस में छोड़ देनी, या तो सेम लिख देनी। वर्तमान वर्ष का प्राक्कलन बजट, अब यहाँ लिखेंगे आप करंट ओपनिंग बैलेंस, जो
25-26 का, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए 25-26 का बनाया तो 25-26 का यहाँ आएगा और पिछला यहाँ आएगा, ठीक है। अब सेकंड यहाँ पे देखो आप सेकंड कोड क्या है, 13102 सभी अभिदाय और दान। ये 131 मतलब जो तीसरा डिजिट है, एक मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये निधि होती है, हमारा पार्ट 1 जो अकाउंट ए है उसका हिस्सा बनता है ये। तो ये पार्ट 2 में या अकाउंट बी का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि हमको डोनेशंस के कहीं ग्रांट थोड़ी आती है। तो ये या तो आप इसको जब पार्ट 2 का बजट आप बनाएंगे या तो उस टाइम इसको स्किप कर देना, या तो डैश डैश इसमें लगा देना। अगर आपने बजट शीट्स पूरे सेम उतारे हैं तो यहाँ डैश डैश लगा देना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे पुराने वर्ष का लेकिन मतलब यानी कि इस एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ, जैसे मैंने 25-26 का बनाया तो यहाँ 24-25 का आएगा। और यहाँ पे पूर्व वर्ष की वास्तविक आय, मतलब पूर्व वर्ष में यानी कि 24-25 में आपको जितना आपने प्राक्कलन रखा था यहाँ पे उसके अगेंस्ट रियलिटी में कितने पैसे आए डोनेशन से, वो आप यहाँ लिखोगे, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग ही आप करंट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पे एस्टिमेटेड बजट रखोगे, ठीक है, जो जिस वर्ष के लिए आप बना रहे हो एस्टिमेटेड बजट। तो अब आप देखो यहाँ स्थितियाँ यहीं साफ हो जाती है कि क्यों क्यों है इस तरीके से हेड बने हुए, क्यों है यहाँ पूर्व वर्ष का या रिवाइज बजट का, ये ना कि भाई ये आपको पिछले वर्ष की स्थितियाँ पता चले, तभी तो आप जो अगले वर्ष का बजट बना रहे हो वो उसको आप तभी अनुमानित कर पाओगे जब आपके पास पिछले अकाउंट्स की पिक्चर क्लियर होगी सामने। तो इसलिए हैं ये चीज़ें सारी यहाँ पे कि वास्तविक आय पूर्व वर्ष की क्यों लिखनी है, पूर्व वर्ष का प्राक्कलित बजट क्यों लिखना है, क्योंकि जब तक आपको ये स्थितियाँ क्लियर नहीं होगी तो अगले वर्ष का अनुमानित बजट आप नहीं बना पाओगे। और जो अगले वर्ष का बजट होता है, देखो प्राक्कलन बजट तो ये एस्टिमेटेड बजट ही रहता है और ये एस्टिमेशन आप पुरानी अकाउंट की स्थिति को देखते हुए लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैं जो जितना मैं रूल और एक्ट को समझती हूँ या जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो 13105 है ना, ग्राम पंचायत प्रबंधन या पंचायत के अधीन स्वामित्व से प्राप्त आय, तो इसके अंतर्गत मैंने 1-2-3 एग्जाम्पल आपको दिए हैं, जैसे कि भूमि पे लगे टावर से आए, पंचायत के अधीन बगीचे से आए, या लाइब्रेरी से प्राप्त फीस, जो पंचायत के अधीन लाइब्रेरी है उससे कोई फीस आपको मिल रही है, तो वो मैंने यहाँ पे इस वाले कोड में एडजस्ट करी है। अब ये देखो 13106 ये आपको लिकर सेस प्राप्त होता है, ग्रांट प्राप्त होती है, पर ये निधि का हिस्सा बनता है, इसलिए मैंने 131 मतलब ये खाता क में मैंने यहाँ पे इसको डाला है, इसीलिए क्योंकि ये निधि का पार्ट होता है। तो ये भी मेरी जितना मुझे एक्ट एंड रूल आते हैं या जितनी मेरी समझ है वो मुझे लगता है कि सरकार हमको यही वाला टैक्स है जो हमको उसका हिस्सा पंचायत को इनकम का हिस्सा बनता है। तो लिकर सेस वो मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। अगर आपको लगता है किसी और कोड में ये आता है तो आपने मेरे को ज़रूर बताना है। अगला कोड 13107 देखो, ये 05 के जैसा है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वामित्व या प्रबंधित भवनों से किराया। यहाँ पे जितने भी भवन हैं जो ग्राम पंचायत के स्वामित्व के हैं या जो ग्राम पंचायत उनको मैनेज करती है, उससे आपको किराया प्राप्त हो रहा है ना, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे कि दुकानों से किराया, जैसे गेस्ट हाउस से किराया, सामुदायिक भवन या मैरिज हॉल से किराया आ रहा है, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम पहले पार्ट 1 का बना लेंगे पूरे 1 से लेके 99 तक के कोड का, और फिर हम पार्ट 1 का व्यय बना लेंगे, ठीक है। पार्ट 1 यानी अकाउंट, पार्ट 1 यानी कि अकाउंट ए, उसका व्यय भी बना लेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मैं ये पुनरीक्षित बजट आपको मैं कैसे लिखा जाता है पूर्व वर्ष का और क्यों लिखा जाता है वो मैं पेमेंट्स के माध्यम से बताऊंगी। तो ये क्या है, सपोज मेरे को क्या हुआ, यहाँ पे यात्रा भत्ता मैंने पूर्व वर्ष में कितना यानी कि 24-25 में मैंने कितना रखा था, मान लो मैंने 4500 रुपये रखा था और मुझे ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा की, ठीक है। तो मैं उसी साल में किसी ग्राम सभा में रिवाइज्ड बजट रखूँगी 24-25 का, उसको ग्राम सभा के समक्ष रखूँगी, उसको रीज़न बताऊँगी कि मुझे ये बजट को रिवाइज़ क्यों करना पड़ रहा है, और ये बजट समिति उसको फिर रिवाइज़ करेगी और उसको ग्राम सभा के समक्ष अनुमोदन के लिए रखेगी। तो ये पूर्व वर्ष का पुनरीक्षित बजट इसीलिए रखा जाता है, और इससे भी आपको स्थिति साफ हो जाती है
कि भाई हमको इस वाले हेड में पूरा जो रिवाइज्ड बजट को देखते हुए कितना रखा था, कितना फिर रिवाइज़ करना पड़ा और कितनी उसमें इनकम हुई थी अगर है तो, उसको देखते हुए हम अगले वर्ष का जो है, जिसका हम बजट अभी बनाने जा रहे हैं, उसको हम अनुमानित कर पाएँ। ठीक है? अब देखो, दूसरे मैंने यहाँ पे भी मैंने 2-2 कोड लिखे हैं और वेतन में भी 2-2 कोड लिखे हैं। हो सकता है वेतन के लिए आपको ऐसे एम्प्लॉयी हो आपके पास जिनका वेतन आपको सरकार से मिलता हो, तो वो आएगा 232 में, और अगर आप को आपने अपनी निधि से कर्मचारी रखे हैं तो वो आएँगे 231 में, जिनको आप वेतन पे कर रहे होते हैं। ठीक है? पर ध्यान रखना है ना गाइडलाइन का, कि हर एक बजट शीर्ष में आपको पावर्स दी है कि आप वहाँ से ज़्यादा क्रय नहीं कर सकते, और उसमें अथॉरिटीज़ दी है कि अगर क्रय करना है तो कहाँ से परमिशन लेनी है, सारी चीज़ें दी है। वो भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है? अब यहाँ पे मैंने कार्यालय उसमें भी मैंने 2-2 कोड लिखे हैं। क्यों? एग्ज़ाम्पल के लिए लिखे हैं मैंने कोड ये, यहाँ पे इकट्ठे-इकट्ठे नहीं बनाने आपने, तो पार्ट 1 पार्ट 2 अलग-अलग बनाना है, ठीक है? तो यहाँ मैंने क्यों दिया है, क्योंकि हम कार्यालय व्यय अपनी निधि से भी क्रय करते हैं, खर्च करते हैं, और कार्यालय व्यय के लिए हमको ग्रांट भी आती है। तो जब आप पार्ट 2 का लिखेंगे, तो आप भी पूरे कोड बनाओगे ना ऐसे, ठीक है? और आपको जितनी भी ग्रांट यहाँ पे आती है उसकी कार्यालय व्यय की, ठीक है? उसको आप कहाँ-कहाँ खर्च करते हो? वो पिछले अकाउंट की स्थिति को देखते हुए आपने यहाँ पे वो लेखन सामग्री में करते हो, डाक में करते हो, बिजली के बिलों में करते हो, पानी के बिलों में करते हो, या कहाँ-कहाँ करते हो, वो आपने यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 के अकॉर्डिंग लिखने हैं, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास वर्दियाँ हैं। वर्दियाँ भी मैंने 2 कोड क्यों लिखे हैं यहाँ पे, क्योंकि वर्दियाँ एक हमको ग्रांट मिलती है उसकी, और एक हमको उतना ही अपनी निधि से भी देना होता है, तो वर्दियों के कोड भी डबल आएँगे। इसी तरीके से ये सारे कोड सेम है नीचे। अब देखो यहाँ विकास कार्य आप निधि से भी कर सकते हैं, और विकास कार्य हमारे अदर हेड से भी होते हैं, तो वो भी आपके इस तरीके से लिखे जाएंगे। मैंने एग्जाम्पल सामने दिया हुआ है, ठीक है? प्रचार प्रसार ग्रांट तो मिलती नहीं है, ठीक है? अभी तक तो मिली नहीं है, तो इसमें मैंने निधि में ही रखा है। इसी तरीके से आप दूसरी पंचायतों को अनुदान दे सकते हैं। ये देखो, ये वाला पार्ट हमारा 2 में ही रहेगा, ठीक है? पार्ट 2 में रहेगा। तो जहाँ-जहाँ आपको लगता है ना कि पार्ट 1 में इसमें कुछ भी नहीं आना है, डैश मार देना या छोड़ देना। और जहाँ-जहाँ आपको लगता है कि पार्ट 2 में ये इनमें कुछ भी नहीं आना है, मतलब भरा नहीं जाना है, ये बिलॉन्ग नहीं करता उसको, तो आप डैश मार दो या तो छोड़ दो उसको, ठीक है? पर बजट आपका इसी फॉर्मेटिंग पे प्रॉपर बनेगा, और यही आपके शीर्ष रहेंगे, यही आपकी कोडिंग रहेगी इसी तरीके से। बस आपकी फिगर्स चेंज होंगी, आपके अकाउंट्स की स्थिति जैसी भी पंचायत की रहेगी, ठीक है? तो मेरे को लगता है आपकी इस वाली वीडियो से तो समझ आ जाना चाहिए कि आपने बजट कैसे बनाना है पंचायत का। अगर अब भी समझ नहीं आ रहा है, तो या तो आप ढंग से सुन नहीं रहे हो, या तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।